अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविज़न आप देख रहे हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। कोरोना वायरस के हवाले से आपकी आगाही के लिए, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं इमरान हसन। इमरान, आपकी इजाज़त से सबसे पहले रोज़ाना की तरह मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले बात कर लें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद कितनी हो चुकी है। तो आपको बताएं नाज़रीन की तादाद अब बहुत बढ़ रही है। 30,334 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 आवर्स की, गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो इसमें 869 मजीद केसेस सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि 659 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में हलाक हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। और अगर हम बात करें दुनिया भर की तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 41,52,000 मरीज जो हैं कोरोना वायरस के वो सामने आए हैं और 2,82,000 से ज़ायद हलाकतें इस वक्त हो चुकी हैं। और अमेरिका, चूँकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहाँ के बारे में आपको बता दें कि 80,000 से ज़ायद यहाँ पर बात हुई हैं। और इमरान, बताया जा रहा है कि 13.5 लाख से तजावुज़ कर गई है तादाद उन लोगों की जिनमें रिपोर्ट हुआ है अब तक। जी बिल्कुल, और इसमें एक बड़ी तादाद इस वक्त तकरीबन, मैं एग्जैक्ट नंबर बता नहीं पाऊंगा, गालिबन 73 बच्चों के बारे में ही कहा जा रहा है कि उनमें भी कोविड पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान के हवाले से कुछ हौसला अफजा जो खबर है वो ये है कि जो 22% अमवात हैं वो तकरीबन जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, 80 साल तक की जिनकी उम्र है, मौमर अफराद हैं, उन तक उनमें हुई हैं। और दूसरी जानिब जो कम उम्र के लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनमें तकरीबन 0.22 से 0.25 तक ये रेशो मौजूद है, हम अगर डेथ रेट की बात करते हैं। लेकिन जब हम जिस तरह आपने नंबर्स बताए, 30,000 लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इससे मुतासिर हो चुके हैं। लॉकडाउन में कल नरमी हुई है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, जो कि यकीनी तौर पर लॉकडाउन के बाद कम होगी, तो उससे केसेस बढ़ेंगे मजीद। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम बता रहे हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इसका शिकार हो चुकी हैं, जिसमें सिंध के बल्दियात के वज़ीर सईद गनी साहब शामिल हैं, जिसमें हमारे स्पीकर असद कैसर साहब, उनका बेटा, उनकी बेटी शामिल हैं, हमारे गवर्नर सिंध शामिल हैं इसमें। सो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी टेस्ट किए गए थे कोविड के लिए जब उनकी मुलाकात हुई थी फैसल ईदी से, लेकिन लकीली उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त लेकिन ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई क्रिटिकल है, इसको किसी सूरत भी लाइट लेना किसी बड़े खतरे को दावत देने से कम नहीं होगा। और दूसरी जानिब एक खतरा सेहत का है, एक खतरा मईशत का है। हम दोनों खतरात के ऊपर मुसलसल इस नशिस्त के अंदर बात किए जा रहे हैं और स्टेट टीवी होने की हैसियत से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाएं। और इसी हवाले से दो अहम मेहमान भी आसमा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम बता दें आपको कि डॉक्टर अयूब मीर साहब हमारे साथ, डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे मईशत के हवाले से कि क्या कुछ चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, मईशत को लेकर क्या इकदाम किए जा रहे हैं सूरत हाल के साथ साथ, और फिर हम पाकिस्तान के बारे में भी इनसे बात करेंगे। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। जाहिद महमूद खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, यूके से सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ उनसे बात करेंगे हम कि इस वक्त बरतानिया में क्या सूरत हाल देखी जा रही है। मरीजों के हवाले से भी बात करेंगे, क्या कुछ मेडिकली उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है उस पर भी हम जानेंगे, और फिर मईशत को लेकर वहाँ पर क्या हो रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर अयूब मेहर की जानिब सबसे पहले मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले लिया है कोरोना वायरस ने। क्या समझते हैं आप कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ की मईशत को पहुंचा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि उसको पूरा करने में, वापस कोरोना से पहले जैसी सूरत हाल में जाने में भी बहुत वक्त लगेगा? क्या वो मुल्क अमेरिका ही है जैसे कहा जा रहा है, ये कुछ दीगर ममालिक भी इस लिस्ट में है सर? नहीं, जो बड़ा नुकसान है मईशत को वो अमेरिका को ही होगा और एस्टिमेट है कि वो 7.8% जीडीपी का ड्रॉप हो सकता है। वर्ल्ड में जो एस्टिमेट आए हैं इस वक्त वर्ल्ड की कोई 90 ट्रिलियन डॉलर जो है जीडीपी का साइज है, उसमें कोई 5.5 यानी 6% जो है डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। इसमें ज़्यादातर जो डेवलप इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं बड़ा नुकसान उनका होगा, लेकिन इसमें हमें इसको इतना लीनियट भी नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ एस्टिमेट ये है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीनों अदारों का एक ही एस्टिमेट है कि 1.5% जीडीपी का ड्रॉप होगा। ये 1.5 की फिगर जो है बेशक कम नजर आती है, लेकिन इकोनॉमी पहले ही वर्नरेबल कंडीशन पर है, ये हमें जहन में रखना होगा। और दूसरी उसमें चीज़ ये है कि 1.5% का जो डिक्लाइन होगा ये पाकिस्तान की 72 ईयर्स की हिस्ट्री में ये दूसरी मर्तबा ऐसा होगा कि नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो ये हमें इसको जरा जहन में रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि कब ये रिवर्स करेगा, लोग क्या सोच रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो
इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में इनको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें एक हम कहते हैं कि ये क्राइसिस जो है वी शेप बनेगा, एक है यू शेप बनेगा और एक है कि एल शेप बनेगा। ये किस कैटेगरी में आ रहा है? वी शेप का मतलब है कि जब ये वबा के असरात जैसे ही खत्म होंगे तो इकोनॉमी जो डिक्लाइन कर रही होगी वो एकदम से ऊपर जहां से उसने बाउंस किया था वहां बाउंस बैक कर जाएगी। अच्छा। ये वी शेप कहलाता है। ओके। यू शेप का मतलब होता है कि वो नीचे आएगी, नीचे आने के बाद ऊपर जरूर जाएगी लेकिन कुछ अरसे नीचे वो बॉटम लेवल पे रहेगी। ये यू शेप होता है। एल शेप में ये होता है कि इकोनॉमी सडनली नीचे जाती है और नीचे जाके फिर वो नीचे ही रह जाती है बॉटम पे। वो पहले जैसी इकोनॉमी नहीं बन पाती। इस क्राइसिस के मुतालिक जो ज्यादातर एस्टिमेशन हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं, वो ये है कि ये यू शेप बनाएगा। अचानक ऐसा नहीं होगा कि कोई इसकी वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन आने के बाद इकोनॉमी दोबारा बाउंस बैक डॉक्टर साहब ओवरऑल आप बात करें या ग्रोथ रेट पाकिस्तान बढ़ की जाए। इकोनॉमी की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी? मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के केस में भी यही सिनेरियो देख रहा हूँ, इसलिए कि ये नीचे आने के बाद, बॉटम पे आने के बाद यकायक ऊपर नहीं जाएगा। ये जहन में रखना चाहिए क्योंकि अगर वैक्सीन आ भी जाती है ना, प्रिवेंटिव मेजर लिए भी जाते हैं तो दो बातें होंगी। एक तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के रिजल्ट आने में यकीनन कुछ टाइम लगेगा, 6 माह, 8 माह, 10 माह टाइम लगेगा। दूसरा ये कि लोगों के जहन में जो फेयर्स हैं, जो खदशात हैं, वो खदशात एकदम ऊपर नहीं होंगे। लोगों की साइकोलॉजिकली चेंजेस जो आ चुकी होंगी, बिहेवियर में जो चेंज है वो टाइम लगेगा उसमें। तो ये यू शेप बनेगा, ये ऊपर जाएगा। हमें आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी लोगों ने कोरोना वायरस को एक सर्टन कम्युनिटी, एक तबके को छोड़कर, खास तबके को छोड़कर डॉक्टर साहब, इस हद तक सीरियसली लिया है कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहेगा इसका? डू यू रियली थिंक? नहीं, मैं समझता हूँ जी बिल्कुल रहेगा। जब कोई क्राइसिस है, हर क्राइसिस में इसी तरह होता है कि इम्पैक्ट उसका जो आता है वो उसकी स्टेजेस होती हैं। ये अभी हम उस स्टेज से गुजर रहे हैं जब क्राइसिस जो है वो पीक की तरफ है। ये उस वक्त जा रहा है। इस वक्त तो अहम मसला ये बना होता है कि लोगों को बचाना है, लोगों की जिंदगियों को बचाना है, लोगों को इस वबा के असरात से बचाना है। और इसके बाद जब दूसरी स्टेज शुरू होती है जो इकोनॉमी को रिवाइव करने की होती है, और तीसरी जो स्टेज जिसको मैं साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ कि इकोनॉमी रिवाइव होने के बाद भी वो लोग जो अपनी जिंदगियां ज़ाय कर चुके होते हैं, जिनकी फैमिलीज में मौत हो चुकी होती हैं, जिनके खानदान अपसेट हो चुके होते हैं, या जिनकी इकोनॉमी अभी देखें ना, अभी तो ये होगा कि लोगों की इनकम कम है और गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना रही है कि उनकी इनकम को कंपनसेट किया जाए किसी तरह से लोअर कम्युनिटी को। बाद में ये होता है कि लोग, एक स्टेज आती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये तो कह चुके हैं कि हम ज्यादा लंबे अरसे तक स्टेपमेंट पे नहीं कर सकते, कोई भी इकोनॉमी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। एक स्टेज वो आती है, लोग फिर अपने रिवाइवल के लिए एसेट्स को सेल करना शुरू करते हैं। वो एसेट सेल करने का मतलब है उनकी अर्निंग का सोर्स खत्म होता है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। उससे रिवाइव करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। वो अभी स्टेज नहीं आई, लेकिन बहरहाल हम उस स्टेज की तरफ एक मूवमेंट तो हो रही है। अभी नंबर बढ़ रहे हैं अमवात के भी और पेशेंट्स के भी। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये अभी तो वो स्टेज है जहां हमें बेसिकली लाइफ को सेव करना है। उस पर बिल्कुल, अभी सबसे पहली जो तरजीह है वो यही है कि जानें बचाई जा सके मुल्क के अंदर, लेकिन बहरहाल मईशत का पहिया भी चलाना है, उसके लिए भी हुकूमत इकदाम करती दिखाई दे रही है। अच्छा जी, जाहिद महमूद साहब, आपसे मैं चाहूंगी कि आप कुछ हमें पहले यूके की सूरत हाल बताइएगा। अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं ट्रंप ये कोशिशें कर रहे हैं कि मईशत का पहिया भी साथ चलता रहे और कोरोना वायरस से ये जो जंग है ये भी लड़ी जाती रहे। तो क्या यूके में भी यही सोचा जा रहा है, दोनों महाजों पर साथ जंग लड़नी है, या पहली तरजीह यही है कि आवाम की जानें बचाई जाएं, उसके बाद मईशत को लेकर तो कुछ इकदाम किए जाएंगे? हो क्या रहा है अभी यूके में, बरतानिया में? कुछ हमारे देखने वालों को पहले तो सर ये बताइए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अगर बात की जाए यूके की, बरतानिया की, तो अमेरिका के बाद बरतानिया जो है वो दूसरा बड़ा मुतासरा मुल्क बन चुका है। जो अमवात है 31,000 से ऊपर तजावुज कर चुकी है। 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे केसेस रजिस्टर्ड है। हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल्स में जगह ना होने की वजह से वहां पे काफी मसाइल है। मगर इस सारी सूरत हाल में अब 7वां हफ्ता है लॉकडाउन को। खुश आइंद बात यह है कि कमी आ गई है। जो नए केस रजिस्टर्ड हो रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन जो है वो आज अब से थोड़ी देर बाद कौम से खिताब करेंगे और
ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। तवक्को ये की जा रही है कि लॉकडाउन जो है उसको मजीद बढ़ाया जाए कुछ महीनों तक, मगर इसके साथ साथ कुछ नरमियों का भी इम्कान है जिसमें जो मखसूस सेक्टर है उसमें अलाउ किया जाएगा लोगों को समाजी फासले के साथ साथ दीगर कुछ शराइत रखेंगे और उस पर कुछ टाइमिंग के लिए लोगों को अलाउ किया जा सकता है कि वो वहां पे जाके जॉब करे या जो उनकी मसरूफियात है उसमें हिस्सा ले, मगर इतनी ज्यादा नरमी की तवक्को नहीं की जा रही। मगर बहरहाल कुछ वजीर आजम अभी थोड़ी देर में कौन से खिताब करने वाले हैं और उसमें वो कुछ एलावनात उनके। तो जाहिद भाई ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, जरा हमें ये बताइए, लोग कितने बाहर निकल रहे हैं जब गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्स किया है, अब कौन कौन सी दुकानें हैं या किस टाइप के बिजनेसेस हैं जो अभी खुले हैं, क्या सूरत हाल, क्या ऑन ग्राउंड क्या देख रहे हैं आप, गलियों में सड़कों की कोई सिचुएशन आप हमें बताइए इंग्लैंड की। देखिए जी, यहाँ की बात अगर की जाए तो इससे पहले जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, इसको गप का एक माहौल बनाया हुआ है। तो ताम बात जब ये सूरत हाल बिगड़ गई, अमवात शुरू हुए और लोगों की जान पहचान वाले से मुतासिर होना शुरू हुए, तो फिर लोग मोहतात हो गए कि ये तो नहीं, ये तो वाकई कोई वायरस बीमारी है, तो फिर लोग मोहतात होना शुरू हो गए। हुकूमत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन है। मेडिकल स्टोर्स और सुपर स्टोर जो है वो ओपन है, उसमें बंदे मखसूस औकात में जाके खरीदारी कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ पे बाकी जो छोटे बिजनेसेस है वो भी बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, जो टूरिज्म के अदारे हैं वो सारा कुछ यहाँ। तो ये जो आप खिताब की अभी बात कर रहे हैं बोरिस जॉनसन की, इसमें क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो लॉकडाउन में कोई नरमी का ऐलान करने वाले हैं, चूंकि सऊदी अरब ने कुछ अपनी जो लॉकडाउन पॉलिसी है उस पर तब्दीली की है, मदीना को खोला गया है, मदीना की कुछ मार्केट्स और मदीना के अंदर लॉकडाउन में नरमी आई है, आज मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने लिखा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इटली के अंदर भी कुछ लॉकडाउन के अंदर नरमी आई है, जर्मनी के अंदर एंगेला मर्केल ने कुछ चेंज किया है, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। तो क्या यूके सोच रहा है इस ग्राउंड के ऊपर? बहुत ज्यादा हम तवक्को नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा नरमी की जाएगी, मगर मखसूस जिस तरह मैंने जिक्र किया कुछ ऐसे सेक्टर जो क्योंकि मैशियत का पहिया भी तो चलाना है, तो कुछ ऐसे सेक्टर में इजाजत दी जाए कुछ टाइमिंग के लिए कि वो लोग जो है काम पे जा सके या शिफ्ट वाइज उसके काम को डिवाइड किया जाए। इतनी नरमी की तवक्को हम नहीं कर सकते जिस तरह बाकी ममालिक में की गई है। हम ये देख रहे हैं, उम्मीद यहाँ पे ये की जा रही है कि हो सकता है कि ये लॉकडाउन जो है आइंदा कुछ महीने आगे लिया जाए उसको। ठीक है, अगले कुछ महीने तक आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन अभी जा सकता है यूके के अंदर। अच्छा, यूके की सूरत हाल पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर अयूब की जानिब में एक बार फिर से आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अवाइल के जब दिन थे कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया बहुत ज्यादा खौफजदा थी, बहुत ज्यादा बात हो रही थी, तो वजीर आजम इमरान खान ने उन दोनों एक ट्वीट किया और IMF से रिक्वेस्ट की कि जो गरीब ममालिक हैं उनके जो कर्जे हैं वो अगर मुआफ कर दिए जाएं तो बहुत ज्यादा जो बर्डन है कोरोना की वजह से इन मुल्कों की मईशत पर वो बहुत कम हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि IMF से हम इन हालात के अंदर किस तरह का रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या मजीद कोशिशें कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ जो है वो लिया जाए? इकदाम क्या करना होंगे आज MD जो IMF है उन्होंने ये बात कही भी 18 ममालिक के हवाले से। जी देखिए, इसमें हमें अगर रियलिस्टिक बनकर हमें देखना होगा, इस वक्त जो पाकिस्तान को रिलीफ दी गई है वो IMF को और वर्ल्ड बैंक को और एशियन डेवलपमेंट बैंक की, सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही अनाउंस की थी। मजमूई तौर पर ये कोई लगभग $500 मिलियन का साइज बन रहा है, जो अभी तक उन लोगों ने सैंक्शन किया और इसका कुछ बात डिसबर्स भी कर दिया है, वो $500 मिलियन है। जो लॉसेस एक्सपेक्ट किए गए हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी को, जो लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, वो GDP का 1.5% है। ये कोई बनता है कोई $5 बिलियन बनता है, $5 बिलियन। जो रिलीफ दी गई है वो $500 मिलियन है और ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन का डेफिसिट। 10% हमें वो रिलीफ जो है वो हमारे सिर्फ 10% कंपनसेट कर पाएगी। 90% तो हमें बहरहाल मौजूदा सिनेरियो में के मुताबिक 90% हमें खुद कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, हमें अपने सोर्सेज पर डिपेंड करना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि वो 90% लॉसेस कहाँ से रिकवर हम कर सकते हैं, क्योंकि फौरन अभी तक जो फैसिलिटेशन दी गई है वो सिर्फ 10% को कवर कर पाएगी। अच्छा, अब मसला ये है कि वो जो फैसिलिटेशन दी गई है हमें, उसमें बेसिकली एक तरह की वो रीशेड्यूलिंग की गई है। 1 साल का हमें टाइम दे दिया गया है कि 1 साल के बाद आप पे किया जाएगा।
तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस से हम बच जाएंगे। लेकिन लोन्स को ऐसा नहीं हुआ कि लोन्स को हमें माफ कर दिया गया हो, इस तरह की अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जबकि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज का, खासतौर पे पाकिस्तान का और दूसरी भी दुनिया में इस तरह की कंट्रीज हैं जिन पे लोन बहरहाल एक बर्डन है। पाकिस्तान की जीडीपी के 85% से ज़्यादा हो चुका है। हमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस सिर्फ जीडीपी तो एक 1.5% हो गया, लेकिन इसके आगे जो लॉसेस हैं इसकी वजह से जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट पे इसका फर्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट अभी आ चुका है वो देखिए 1300 बिलियन रुपीस जो हैं वो हमें डाउनवर्ड रिवाइज करने पड़े हैं अपने टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को। ठीक है। और ये इतना बड़ा डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ कि जो मजमूई तौर पर सेहत का और एजुकेशन का जो बजट है उसको मिलाएं तो उससे भी ज्यादा का डाउनवर्ड एक रिवीजन हो चुका है। तो बेसिकली हमें जो रिलीफ दिया जा रहा है उस पर हमें अभी मजीद नेगोशिएट करनी होगी, सिर्फ रीशेड्यूलिंग नहीं करनी। तो ये जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि हमें डोमेस्टिक रिसोर्सेज को एंगेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने अभी तक दो ही बड़े स्टेप्स लिए हैं सारे मामले को लेकर। एक तो ऑब्वियसली लॉकडाउन में नमी जो गवर्नमेंट कह रही है कि छोटे बिजनेसेस चले, नंबर 1 मेनली दो स्टेप्स हैं। एक तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर उसको रिलीफ दिया जाना है। विद दैट गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको भी जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, लेकिन ओबियसली वो एकदम से शायद डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ आवर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इतना रोल प्ले नहीं करेगा व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहरहाल एक ऐसी है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को चूंकि लेके आ रही है, तो उससे हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट भी हमें जनरेट होती नजर आती है, कुछ हमें इकोनॉमिक एज भी उसका नजर आता है। लेकिन आप जो डोमेस्टिक एक्टिविटी रेफर कर रहे हैं वो आप क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, हमें उसकी डायमेंशन चेंज करना पड़ेगी, क्या बात करें? डोमेस्टिक से क्या मुराद है? बिल्कुल डायमेंशन, उसमें डायमेंशन चेंज करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये कि इस क्राइसिस के बाद प्रायोरिटीज भी चेंज होगी और जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस भी चेंज होगा। उसमें आप सबसे बड़ा देखें जो 2-3 इम्पैक्ट आएंगे जो हम जिसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, जो हमें अभी से तैयार रहना चाहिए। एक चीज तो मैं शुरू में मैंने मेंशन कर दी कि ये वी शेप नहीं होगा कि बाउंस बैक हो जाए, थोड़ा सा नीचे स्टे करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनानी होंगी, यू शेप होगा। उसमें जो 2-3 हमें फौरी तौर पे जो चीजें फेस करनी पड़ेंगी, चाइना से जो हमारी इंपोर्ट होती थी वो कोई $15 बिलियन के लगभग हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है। ये वो इंपोर्ट थी जिनके जो 90% यूजर्स थे वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास थे, ये उनकी चीजें होती थी। उनकी इंपोर्ट पे डेफिनेटली एक नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट आया है और उनका अगर इंपोर्ट कम हो गए हैं तो वो तो ठीक है, उसका एक एस्पेक्ट है, इंपोर्ट कम होने से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। लेकिन एक डोमेस्टिक इसका एस्पेक्ट ये है कि ये वो चीजें हैं जो मिडिल क्लासर, लोअर मिडिल क्लासर और अपर मिडिल क्लासर यूज करता था। इन चीजों की शॉर्टेज जो है वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी ला सकती है। मसलन किन चीजों की जानिब इशारा है आपका डॉक्टर साहब? जी, मसलन किन चीजों की जानिब इशारा है आपका? इसमें कोई रॉ मटेरियल तो हमारा इन्वॉल्व नहीं है नॉर्मली? नहीं, रॉ मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है इसमें। कंज्यूमर गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में जो चीजें काम आती हैं, केमिकल्स हैं, वो केमिकल से रिलेटेड गुड्स हैं, आम कंज्यूमर। चले इसमें जरा मैं डिटेल्स में आपसे पूछता हूँ। जरा राहील रंज साहब काफी देर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। माजरत के साथ राहील साहब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा आपको। आबाद से इनका ताल्लुक है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन जो है इसके भी ये मेंबर हैं। तो इनसे जरा पूछते हैं कि ये इस कंस्ट्रक्शन वाले एलिमेंट को कैसे देख रहे हैं। देन आई विल कम बैक टू यू डॉक्टर मेहर। राहील साहब, कैन यू हियर मी? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं, आबाद के अंदर बड़े बड़े कराची के जो बिल्डर्स हैं वो हैं, आप खुद भी एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताइए जो ये पैकेज मिला है, जो हमने ज़ाती तौर पे कुछ दोस्तों से पूछा, दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और अगर इसको हम मटीरियलाइज कर जाते हैं तो दोनों सूरतों में फ़ायदा होगा, बिल्डर्स को भी और इकॉनमी को भी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी मोस्ट डेफिनेटली, बिल्कुल जैसे आपने दूसरे लोगों से बात की, मैं समझता हूँ हम इसको भरपूर सराहते हैं। खान साहब ने जिस तरह ये इनिशिएटिव ऑफर किया है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली जो इंडस्ट्री का दर्जा पहली दफा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया, ये एक बहुत बड़ा मार्का है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसेंटिव पैकेज कभी भी किसी हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने नहीं ऑफर किया और इसके अंदर जो मराहत हमें दी गई हैं वो वाकई ऐसी हैं जो वक्तन फवक्तन हम इन्हें बताते रहे, पिछले अदवार की हुकूमतों को भी कहते रहे कि जी इन चीज़ों को आपने एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक
बहुत बड़ा रोल है। 72 से जायद एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, और वहाँ वो लोग एक्चुअली उन इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे होते हैं, और वो इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सर्व कर रही होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलना एक्चुअली रिलेट करता है डायरेक्टली आपकी मुल्क की ओवरऑल माशी सरगर्मी के आगे बढ़ने से। तो मैं इसके जितनी तारीफ की जाए वो कम है, स्पेशली इसके अंदर जो हमारे जितने भी अलॉटीज होंगे या जितने भी लोग अब आइंदा बुकिंग कराने जाएंगे उनको जो सबसे बड़ा एक रिलीफ दिया गया है कि उनसे सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाएगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा पेचीदा पुराना निजाम है अनडॉक्यूमेंटेड मनी का। वो नहीं तो आप क्या बताएंगे राहिल साहब कि इससे कुछ इजाफा हुआ है? जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो लॉटीज हैं, जो खरीदारी करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीजें जो हैं, उसमें इजाफा हुआ है हुकूमत के इस ऐलान के बाद से? आप देख रहे हैं कुछ ऐसा? अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं, लेकिन क्या वजह है, क्यों अभी तक नहीं? लोग क्या किसी और रिलीफ का वेट कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल। ये जब पैकेज अनाउंस हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये पेंडेमिक जो है वो अपने उरूज पर था, एक तरह से वो उरूज पे नहीं था। उसकी शुरुआत थी फरवरी के माह में, और लोग जो है वो इससे लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही थी। और उन दिनों में ये जब पैकेज आया तो हमारी इंडस्ट्री और हमारी कम्युनिटी से जो लोग थे वो तो इसको बहुत डायरेक्टली फॉलो कर रहे थे और इसको देख रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या फवायद हमारे लिए और आवाम के लिए दिए गए हैं। लेकिन आवाम का उस वक्त जो फोकस था वो कोविड और लॉकडाउन और कोरोना से बचने के लिए जो चीजें SOPs दी जा रही थी उनकी तरफ लोगों का रुख था। तो हम समझते हैं कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन को ईज किया जाएगा, अगले ये रमजान के आखिरी अशरे के बाद, ईद के बाद, जब एक्चुअली मार्केट खुलेगी और उसके अंदर जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगी, तो उसमें हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को और जो एक तो वो बात है ना जो लोगों की है, जो आप बात करें बिल्कुल दुरुस्त करें, लोगों की अभी तरजीह नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, बच्चों की तालीम के बारे में इवन इस वक्त लोग नहीं सोच रहे, जो सबसे क्रिटिकल मामला होता है, लोग नहीं सोच रहे। लेकिन इसमें एक आपकी ड्राइंग रूम डिस्कशन भी तो होती है ना। आप जो बिल्डर्स हैं, आप जो इन्वेस्टर्स हैं, जब आप लोग आपस में बैठते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में चैट करते हैं, गवर्नमेंट ने आपको ये जो सोर्स ना पूछने वाला सबसे बड़ा फैक्टर था, इसमें गवर्नमेंट की जो जिसे कहना चाहिए तवज्जो है वो इस जानिब है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसको उठाया जाए, उसको ऊपर लेके जाया जाए। दूसरी जानिब जो बिल्डर्स हैं, ज़ाती तौर पे जिन लोगों से हम जिनको जानते हैं, जिनके ख्यालात हम जानते हैं, वो ख़ास इंटरेस्टेड इसके अंदर नहीं है। मे बी दे वांट टू डू बाय देयर ओन, अपने प्रोजेक्ट्स तो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो इस जानिब आना नहीं चाहते। हालांकि गवर्नमेंट को आप लोगों की जानिब से, आबाद की जानिब से, बिल्डर्स की जानिब से समहाउ एक असिस्टेंस चाहिए ताकि नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट ऊपर जाए, आम पाकिस्तानियों को घर मिले और इसमें आपका प्रॉफिट रेशियो चाहे पर यूनिट कम हो जाए लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो पर्सनल डिस्कशंस है बिटवीन यू पीपल, इस वक्त आप नया पाकिस्तान हाउसिंग को कैसे देख रहे हैं? पैसे लगाएंगे इसके अंदर आप लोग? डेफिनेटली इमरान, नया पाकिस्तान हाउसिंग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक बहुत अशद जरूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हाउसिंग शॉर्टफॉल है वो मोर देन 2 मिलियन हाउसेस का है। खान साहब ने जब ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि जब 2 साल पहले वो आबाद हाउस तशरीफ लाए थे और वहीं से उन्होंने इस 5 मिलियन घरों की बनाने का इरादा वहाँ पहली दफा आबाद हाउस में जाहिर किया था। उस वक्त के हमारे चेयरमैन आरिफ जीवा साहब जो थे, उनकी सरबराही में हमने उनको इस्तकबालिया दिया था और खान साहब ने आके वहाँ पहली दफा अनाउंस किया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो 5 मिलियन घर बना के देंगे। तो उस चीज में थोड़ी सी ताखीर जरूर हुई है, लेकिन हम बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर जो सिंध के अंदर इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं, उसके अंदर जो सूबाई 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हैसियत है कि जमीन की जो अलॉटमेंट है उसका इख्तियार सूबे के पास है, ना कि विफाक के पास। और ये प्रोजेक्ट चूंकि विफाक का है तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंध गवर्नमेंट से हमारी अभी जो उनके अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है उसको उसी तरह ओन करेंगे जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि वो इम्प्लीमेंट हो। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि हमारी जो ड्राइंग रूम डिस्कशन है उसके अंदर हम अपने जो इंफरादी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको जब हम रिव्यू करते हैं इस इंसेंटिव फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, तो ना सिर्फ नया पाकिस्तान हाउसिंग बल्कि इसको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो दूसरे अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो नया पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे उनके अंदर भी ऐसी मराद दी गई हैं
कि जिसके तहत हम उम्मीद करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के कम होने से प्राइस ऑफ यूनिट कम होगी। प्राइस ऑफ यूनिट के कम होने से आवाम को वो यूनिट जो मिसाल के तौर पे आज से 1 साल पहले 5 मिलियन रुपीस का दिया जा रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि हम 4 मिलियन या 3.5 मिलियन में ऑफर कर सकेंगे। उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज हुकूमत को इस वक्त जो एड्रेस करने की जरूरत है, वो स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो कार्टेलाइजेशन है उसको तोड़ने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कोविड के बाद, जो कोविड से पहले के आप इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस को अगर रिव्यू करें और आज के उन्हीं स्टील प्राइसेस को रिव्यू करें तो वो मोर देन 50% जो है वो नीचे आ चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ लोकल मार्केट में जो स्टील हमें मिलता है वो जो कोविड से पहले का रेट था, आज भी उसी रेट पे हमें ऑफर किया जा रहा है। या 1 या 2% या 5% शायद उसमें कमी आई हो तो आई हो, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कमी स्टील और सीमेंट के अंदर नहीं आई है। ये हमारी जो मौजूदा अच्छा, ये स्टील और सीमेंट के हवाले से आपने बात की, और राहील साहब इससे पहले आपने कहा कि आप दीगर मामलात में भी हुकूमत के साथ राबिते में रहे हैं, इंतजामिया के साथ राबिते में रहे हैं, दीगर जो कमेटीज बनाई गई हैं उनमें अपनी मशवरे जो है वो देते रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपने कहा कि आपकी मान ली गई हैं, बहुत सारी तजावीज़ सुन ली गई, उन पर अमल दरामद भी हुआ। कुछ ऐसी चीजें आप बताना चाहें जो तजावीज़ आपने दी उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, आपसे ही कहा गया है उन पर अमल होगा या नहीं होगा? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बता सकें कि आपको लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट ही कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से? देखें, अगर उसको सूबाई लेवल पे देखा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब का अभी तक हम मुंतजिर हैं, जिनमें सबसे पहले अप्रूवल प्रोसेस है। एक लैंड अगर हम एक्वायर करते हैं तो उसके अंदर जो फीजिबिलिटी हमारी बनती है वो 2 साल, 3 साल या 5 साल हम पहले दिन डिजाइन करते हैं कि जी हमारा ये प्रोजेक्ट इस दिन हम शुरू करेंगे और इस दिन इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो अप्रूवल प्रोसेस है वो इतना लेंदी था, इतना हेक्टिक था कि उसमें सिर्फ एक सिविल एविएशन, PAF और सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिसकी अब क्लैरिफिकेशन आ गई विफाक की जानिब से कि अब वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, हम उस चीज को भी बहुत ज्यादा सराहते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वैसे ये सिंध गवर्नमेंट के साथ मेरे ख्याल में इसमें तो लेकिन सिंध गवर्नमेंट के अंदर, सॉरी इमरान मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो यहाँ का लोकल SBCA जो इदारा है, अगर हम अपनी आर्किटेक्चर अप्रूवल के लिए एक प्लान जमा कराते हैं तो कम से कम 3 से 6 माह हमें एक अप्रूवल मिलने में लगता है, इनिशियल अप्रूवल। उसके अलावा दीगर 15 से 18 NOCs हैं जो हमें लेनी पड़ती थी, जिसमें ओवरऑल साल से 1.5 साल हमारा वेस्ट हो जाता था। अब जो है वो CDA ने जैसे 30 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट करने का वादा किया है और उसका नोटिफिकेशन भी आया, LDA ने उसको 45 दिन में करने का कहा है और उसका नोटिफिकेशन आ गया। और इसी तरह यहाँ के लोकल जो सिंध के जो वजीर बल्दियात हैं, उनसे हमारी जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो उसको बहुत सीरियसली रिव्यू कर रहे हैं और अनकरीब उसके अंदर वो चले वी होप फॉर गुड, एटलीस्ट आपको उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल दिया और इसमें आई होप कि कोई पॉलिटिक्स ना हो इसके अंदर और सिंध गवर्नमेंट जो मैं देना चाहूंगा इमरान, अगर मैं आखिरी बात अपनी कह सकूं तो करें ये जो इंसेंटिव पैकेज दिया गया है वो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इंसेंटिव पैकेज है कि इसको हमें इंटरनेशनली एडवर्टाइज करने की और इस प्रोग्राम को और पाकिस्तान को और नया पाकिस्तान हाउसिंग को इंटरनेशनली एडवर्टाइज करने की बेहद जरूरत है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स हैं या जो लोकल बायर्स हैं, उन्हें तो वक्तन फवक्तन यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के तहत चीजें पता चलती रहती हैं कि ये इंसेंटिव पैकेज आ रहा है और इसके अंदर ये मराहत हैं। और नया पाकिस्तान हाउसिंग में जो लोगों की रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने कराई हुई है वो भी उम्मीद बांधे बैठे हैं कि अनकरीब उनके लिए भी कोई अनाउंसमेंट होगा। लेकिन जो बाहर पाकिस्तान के जो एक्चुअल हमारे सरमाया है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ना कि नया पाकिस्तान, बल्कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी। अगर जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं CNN, BBC, अल जजीरा, अगर आप उन पे एड्स देखें और सेमिनार्स किए जा सकते हैं, एग्जीबिशंस की रोड शोज किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट राहील। हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, टाइम बड़ा कम है हमारे पास। I'll come back to you। डॉक्टर अयूब, आपने बात सुनी है, हम इस सारे चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं और दूसरी जानिब हम इसके अंदर जो चैलेंजेस मौजूद हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। ये 18th अमेंडमेंट का जो मामला है डॉक्टर साहब, ये बड़ा क्रिटिकल है। इसका नाम लो तो पीपल्स पार्टी बड़ा गुस्सा कर जाती है और जब माहिरीन इसके बारे में बात करते हैं तो दे ऑलवेज से देयर क्रेडिट कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट को पास किया अपने टेन्योर के अंदर। क्रेडिट समहाउ पॉलिटिकल पार्टीज लेती भी हैं, बनता भी होगा, लेकिन इसके अंदर जो मुख्तलिफ सुकम मौजूद हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, जैसे कि हम हाउसिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे अभी हेल्थ सेक्टर के अंदर मसाइल आए, तो डू यू रियली थिंक कि इसको एज इट इज रहने देना चाहिए? डोंट यू थिंक कि इसके ऊपर हमें एक रिव्यू में जाना चाहिए विद ऑल द कंसेंसस सारी पॉलिटिकल पार्टीज को? डॉक्टर साहब, मसला मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि बेसिकली हो ये रहा है
कि ये जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं या जिस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं, कोई मामला को बाकायदा उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। जिस तरह से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 18 अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आएंगी, जबकि खुद गवर्नमेंट की तरफ से ये इस चीज़ की तरदीद आ गई है कि 18 अमेंडमेंट को वापस लेने की बात नहीं हो रही है, बल्कि सर्टेन सेक्शंस पर बात की जा रही है। तो वो एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट तो ये भी नहीं चाहती ना, पीपल्स पार्टी तो ये नहीं चाहती, वो तो कहते हैं बिलावल साहब का तो बड़ा हार्श स्टैंस है इसके ऊपर कि तो जंग के मुतरादिफ होगा, कुछ इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज नहीं, इसको मेरा ख्याल है इसको इतना सेंसिटिव इशू जो बनाया गया है, इसको पहली बात ये कि ये इस सिनेरियो में अब जबकि हम कोरोना वायरस का से लड़ने का वक्त है और वो जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम आ रही है उसका 18 अमेंडमेंट से क्या रिलेशन बन रहा है इस वक्त। डेफिनेटली आई नो कि रिलेशन बन रहा है उसका रिलेशन इसलिए कि फेडरल के पास रिसोर्सेज बहरहाल शॉर्ट हो गए हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन उस सोर्सेज के लिए क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी जानिब हम दोबारा भी आएंगे। अभी आपकी आवाज़ जो है वो हमें कुछ क्लियर नहीं आ रही है, शायद आपके पास अगर टीवी चल रहा है, अगर आप उसको ऑफ कर दें या उसको म्यूट कर दें, हम दोबारा आपकी जानिब आएंगे। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। यूके के हवाले से हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी मार्केट्स खुली हैं, तालीम के हवाले से क्या सोचा जा रहा है, लॉकडाउन में नरमी के हवाले से क्या फैसले मुतवक्के हैं यूके के अंदर। कुछ ये बताइएगा कि बेरोज़गारी यकीनन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्या शरह अभी तक सामने आई है, कितना बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है इसकी वजह से, और फिर ये भी कहिएगा कि अब क्या कुछ इकदामात किए जा सकते हैं, किन चीज़ों पर गवर्नमेंट सोच रही है कि इस बेरोज़गारी का किसी तरह से खात्मा किया जा सके। और फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है वो है ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स की जानिब बहुत सारे लोग जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। तो क्या यूके में भी ये रुझान पहले से बढ़ा है सर? अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का जो खिताब है वो जारी है और उसमें अपने खिताब में ये क्लियर कट कहा है कि ये वक्त नहीं है कि लॉकडाउन को इसी हफ्ते खत्म किया जाए, ताहम 1 जून से स्कूल खोलने का अंदिया भी उन्होंने दिया है और साथ साथ में ये भी कहा है कि हम पहले मरहले में प्राइमरी स्कूल और उसके बाद फिर दीगर स्कूलों को खोलने का उन्होंने इम्कान जाहिर किया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये वक्त नहीं है कि हम दोबारा से इस वायरस को मजीद फैलाने की तरफ ले जाए। तो गरज ये है कि जो कुछ, जिस तरह मैंने इशारा किया था कि कुछ सेक्टर ऐसे सेक्टर जिसके काम घरों से ना हो उनको कुछ शराइत के साथ साथ उनको इजाजत मिल जाएगी, ताहम अभी तक जो खिताब है वो जारी है। दूसरी जानिब आपने जिस तरह जिक्र किया बेरोजगारी की बात की, तो इस वायरस की वजह से ये जो पूरी दुनिया में जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो सूरत हाल बनी है, बरतानिया का जो सूरत हाल है वो भी काफी तशवीशनाक है और लाखों की जो अफराद है वो अपने जॉब से जो है वो हाथ धो सकते हैं। इसके साथ हुकूमत जो है वो उन्होंने भी कोशिशें शुरू की है कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए जो छोटे बिजनेस है उनको सपोर्ट किया जाए। इस सिलसिले में छोटे बिजनेस जो है उसको 10,000 से लेकर 25,000 तक ग्रांट्स देने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बिलासूद कर्जों का आगाज किया गया है। ऑनलाइन बिजनेस की अगर बात की जाए तो बरतानिया में ऑनलाइन बिजनेस पहले से भी यहाँ पे काफी उसको तरजीह दी जा रही है, मगर अभी कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है इसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो है वो इस साइड पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इसकी अहमियत बढ़ गई। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है वो मैं मिस कर जाऊंगा, मैं चाहता हूं जरा उसका भी जाहिद साहब आप जवाब दे दें। हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जाते हैं या इलीगल मीन्स के जरिए जो जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, या कुछ ऐसी शराइत पूरी नहीं करते जिसकी वजह से उनको वहाँ पे जो रेजिडेंस है वो लीगल नहीं होती उनकी। और यूके एक बड़ा मुल्क है, ओबियसली वहाँ पे पाकिस्तानीज भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। वो चूंकि रजिस्टर्ड लोग नहीं होते नॉर्मली, चाहे वो फैमिलीज बना के जाते हैं या किसी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, इसलिए उनको हुकूमत की तरफ से वो असिस्टेंस भी नहीं मिलती, वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। कुछ ऐसे पाकिस्तानीज भी हैं और जो पाकिस्तानीज वहाँ पे मौजूद हैं वो इन पाकिस्तानीज के लिए कुछ कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज का सिनेरियो ओवरऑल क्या है इस वक्त यूके को लेकर? देखिए इमरान, यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो आबाद है। जिस तरह आपने इशारा किया, यहाँ पे पाकिस्तानी तो हर शोबे से वाबस्ता है, मगर जिस तरफ आपने इशारा किया कि यहाँ पे जो गैर कानूनी तारिकीनी वतन यहाँ पे जो है वो यकीनन उनकी मुश्किलात में और भी इजाफा हो जाता है।
मगर यहाँ पे एक ये रिवायत भी है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ फलाई तंजीमें हैं, उसके साथ साथ अजीज रिश्तेदार और दीगर दोस्त जो है वो मदद कर रहे हैं, मगर फिर भी हुकूमती सतह पे अगर उसकी सरपरस्ती ना हो, उनकी मदद ना हो, तो यकीनन मुश्किलात आम लोगों के इतने ज्यादा है तो उनके मुश्किलात तो होंगे ही ज्यादा। इसके साथ साथ कुछ दिन कबल ये खबर भी आई थी कि बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस मुश्किल घड़ी में अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे, तो इससे पहले वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, उसका इलाज नहीं हो सकता था, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थे, मगर उनके लिए ये जो खबरें आई है कि उनके लिए ये गुंजाइश पैदा की गई है कि इस मुश्किल दौर में वो अपने आप को हॉस्पिटल से दूर ना रखे, बल्कि हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं। यहाँ पे जो हाई कमीशन है, हमारे मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स है, उनके रास्ते हैं लोगों के साथ साथ। यहाँ से जो लोग हैं जो मुख्तलिफ वीजों पे यहाँ पे आए हुए थे, विजिट वीजों पे या ट्रेनिंग के लिए या कुछ और मामला पे यहाँ पे मौजूद थे, तो वो जो वापसी के ख्वाहिशमंद है उनके लिए बाकायदा तौर पर फ्लाइट शेड्यूल जो जुज़वी तौर पे बहाल किया गया है, उस पर यहाँ के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी सराह रही है हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को, और कोशिश ये की जा रही है कि जो पाकिस्तानी है यहाँ से वापस जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं ठीक है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, फ्लाइट्स का भी एहतमाम किया जा रहा है, दीगर भी जिस तरह से भी उनकी मदद की जा सकती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से भी पूरी मदद करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मेहर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कोरोना वायरस के बाद हमने देखा कि दुनिया भर की मीशतें मुतासर हुई हैं, सबसे ज़्यादा अमरीका की मीशत, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो यहाँ भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आप क्या समझते हैं, या दुनिया जो है उसको और पाकिस्तान को अब इस कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से क्या कुछ सीखना चाहिए, और अपनी जो माशी ढांचा है उसमें अब आइंदा क्या ऐसी तब्दीली लानी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमें इस तरह की सूरत हाल का दोबारा सामना हो तो ये हालात ना हो मईशत को लेकर जो अब हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात अभी जो हम कर रहे थे उसी सिनेरियो में कि इस वक्त एटलीस्ट मैं समझता हूँ 3 गवर्नमेंट के पास 3 इस तरह के पॉइंट्स हैं जहां हम जो डोमेस्टिकली जो है इसको किस तरह से मैनेज किया जाए और डोमेस्टिकली क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएं कि इसके जो इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको कंपनसेट किया जाए। एक अभी जिस सिनेरियो में बात हो रही थी पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल है, जो इम्यूनिटी दी गई है, इनकम का सोर्स नहीं पूछा जाएगा, या नया पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो अपनी जगह। लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मटेरियलाइज होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अनाउंस किया गया है कि इसको सर्विसेज के बजाय इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाएगा। उस पर अभी लॉ बनना है, अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन देखिए वो एक बहुत बड़ी चेंज है। मैं समझ रहा हूँ उससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, फायदा क्या होगा? जब हम बात करते हैं कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो अभी उसमें उसका जो वर्कर है वो अनसिक्योर है। बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लॉ हैं जो दूसरे वर्कर पे अप्लाई होते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर पे नहीं होते। फैक्ट्रीज एक्ट है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, कोई हादसा हो जाए, वर्कर साइड पे काम कर रहे हैं, कोई उसकी कंपनसेशन का लॉ नहीं है। सबसे बड़ी बात है IRO इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है, वो इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है, सर्विसेज पर अप्लाई नहीं होता। अगर इसको इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाएगा तो उस पर IRO अप्लाई होगा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पर भी और परमानेंट वर्कर पर भी। उनकी जॉब सिक्योर होगी, उनको यूनियन शादी का हक मिल जाएगा जो अभी नहीं है उनके पास। इस तरह से उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है इंडस्ट्रियल के स्टेटस मिलने के बाद ये एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। मेरे लिए नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। डॉक्टर साहब बिल्कुल लास्ट मोमेंट है जो कि 30 सेकंड्स में कंक्लूड कर दीजिएगा। हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, हम पोस्ट कोरोना सिचुएशन में एक नई दुनिया की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, बोरिस जॉनसन के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कोई तकरीबन 14.5% तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमेरिका में पहुंच चुकी है। इट मे क्रॉस 25%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आपको इस इंटरनेशनल प्रेशर्स को देखते हुए दुनिया की नई शक्ल क्या नजर आ रही है पोस्ट? जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि हमें फौरी तौर पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सप्लाई चेन पे इफेक्ट आएंगे, अब आएंगे कम से कम 1.5-2 साल में फेस करने हैं, तो हम वो जो $15 बिलियन की चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे चले जाएं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने रही है
उसका एक कंपनसेशन भी हो जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी। फिर जब हम इंडस्ट्री ये आप एग्रो बेस बात कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एज वेल। प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट, जी एग्रो बेस तो हमारी इंडस्ट्री हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग में चले जाएं, एग्रीकल्चर पे की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं और उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग पर आ जाएं, उस इंटरमीडिएट गुड्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली फिनिश गुड्स पे आ जाएं। जो चीजें हम बहुत सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करना शुरू कर दें, बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी राहिल साहब से लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं। राहिल साहब से लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं। राहिल साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, ये जिन अपॉर्चुनिटीज की जाने में हम बात कर रहे हैं, इनको देखते हुए कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि जो गवर्नमेंट चाहती है इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए हमारे सामने, इसका आउटकम आए, ताकि इकोनॉमी को और विद दैट इंडस्ट्री को इसका फायदा हो, जो पैकेज आपको मिला? देखिए जी, सबसे जरूरी चीज इस वक्त है, जिस तरह ये लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, इसमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो मास्क है ना, उनको आपने, हमारे जो लेबर्स हैं, हमारे जो अवाम हैं, जो जनरल पीपल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, वो एक मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते। हमें जिस तरह हम उनके घरों में राशन पहुंचा रहे हैं एनजीओज, उसी तरह हमें उनको मास्क देना है, क्योंकि वो जो बहुत सारे महाज हैं कोविड से लड़ने के, उसमें पहला कंपोनेंट मास्क है। वो मास्क लेके बाहर निकलेगा, जैसे बाहर के वेस्टर्न ममालिक में आपके बिल्डर्स भी कुछ कर रहे हैं, बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं इसमें, या सिर्फ हुकूमत की तरफ ही देख रहे हैं? हमने आबाद के प्लेटफॉर्म से एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू की है पिछले 2 महीने से। जब से ये कोविड शुरू हुआ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बगैर एडवर्टाइज किए, बगैर उसको पब्लिसाइज किए, लोगों की पर्दे का ख्याल रखते हुए, ठीक हो गया राहिल साहब, जो उनकी इज्जत नफ्स है। एक आखिरी कमेंट अगर मैं देना चाहूँ, जी टाइम बहुत कम है, 10 सेकंड्स। आपने जो अभी अयूब साहब से जो सवाल किया कि इसका फायदा क्या होगा, जो इंसेंटिव पैकेज है, उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस वक्त इनएक्टिव था। प्राइवेट बैंक जो है वो प्रोजेक्ट्स को लोन नहीं देते थे, जो कि अब एक्टिव हुआ है बैंकिंग। भाई किसी और शिफ्ट में इंशाल्लाह जरूर आपसे बात करेंगे, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हो रही है, इंशाल्लाह किसी और शिफ्ट में जरूर आपसे बात करेंगे। टाइम हमारा बिल्कुल जी, टाइम हमारा खत्म हुआ। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, जाहिद महमूद खटक साहब और राहिल रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन में इतना ही, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड।